हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर्स। हमारा ये 6 लेक्चर है बैक्टीरियोलॉजी सीरीज़ में। हम स्टार्ट करते कि हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया बैक्टीरियोलॉजी का, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन, उसका साइज़ शेप हमने देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया। फ्लैजिला के बारे में हमने बात कर ली, पेलाई क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आज आपको बताना ज़रूरी था कि हम लोगों ने पढ़ा था सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, जिसके बारे में हमने बात करी थी। तो वहाँ पर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें कम पढ़ा रही हूँ या चीज़ें नहीं ज़्यादा बता रही हूँ, तो वो मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि जो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट है उसमें हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, जो पूरे सेल्स होते हैं, उनको रेस्पेक्ट में रखते हुए बात कर लिया। यहाँ पे हम सिर्फ बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सेल वॉल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट अच्छे खासे लेक्चर बना के रखे हैं। यू कैन वॉच दैट, आपको उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ जिससे कि आपका बैक्टीरियोलॉजी वाला पार्ट क्लियर हो जाए और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद राइबोसोम। तो क्या होता है राइबोसोम, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो राइबोसोम है ये वर्ड कहाँ से आया। तो आपको पता है, आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना होगा। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर देखा है? नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो। डीएनए होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो राइबो वाला वर्ड है राइबोसोम में, ये आरएनए के राइबो न्यूक्लिक एसिड से निकल कर आया है। तो जो राइबो मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सोम्स का मतलब होता है सोमा। सोमा मतलब होता है बॉडी। अब आरएनए का क्या लेना देना राइबोसोम से? जो राइबोसोम होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है आरएनए, एक होता है आरएनए प्लस दूसरा होता है प्रोटीन। तो जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है और जो प्रोटीन होता है वो मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। अब इसकी डिस्कवरी कब हुई? तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो 1955 में हुई, जिसको जॉर्ज ई पैलेट ने डिस्कवर करा था। इन्होंने राइबोसोम के बारे में पहली बार बताया। इसके बारे में इन्होंने ये भी तो बताया कि राइबोसोम जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इसका बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो जब इसके बारे में जानकारी हुई तो इनकी जो पैलेट थे उनको सराहने के लिए उन्हें 1974 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो लगते कैसे हैं। भाई साहब, ये छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल डेंस पार्टिकल्स होते हैं, जिनका जो साइज़ होता है वो 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यानी कि 10⁻⁻10 होता है। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? तो ये दोनों में पाए जाते हैं। याद रखना, ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, और यूकैरियोट्स में वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, राइबोसोम जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब हर जो राइबोसोम होता है उसमें कितनी यूनिट होती है? तो आपको जैसे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे स्मॉल यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे लार्ज यूनिट लिखा हुआ है। तो इसमें यही दो यूनिट होती हैं, एक लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। जो स्मॉलर यूनिट होती है बाइंड करती है लार्जर यूनिट से और mRNA पैटर्न से। जो लार्जर यूनिट होती है बाइंड करती है tRNA से और अमाइनो एसिड से। तो होता क्या है? होता ये कुछ यूँ है,
कि ये मान लीजिए mRNA है। mRNA जो होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है, mRNA, राइबोसोम, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे कराएंगे आप? ये जो ये राइबोसोम की लार्जर यूनिट है वो mRNA के अपर वाले पोर्शन में जाके जुड़ती है और जो छोटी वाली है वो लोअर, इस तरीके से जुड़ती है। अब ये जो छोटी वाली स्मॉलर यूनिट होती है mRNA से जुड़ी होती है, और ये जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो क्या करती है, वो यहाँ पर जो tRNA है, tRNA के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स है वो यहाँ पर आके बाइंड होते हैं, और ऐसे करके लंबी 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 चेन से बनती चली जाती है। अब ये जो चेन होती है वो किसकी होती है? ये होती है हमारी डीएनए की चेन। अब ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब डीएनए जो होता है जब ये ट्रांसक्राइब करता है तो ये आरएनए बनाता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इसके थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। वो किसकी मदद से होता है? वो इन राइबोसोम की मदद से होता है ना, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो 70S राइबोसोम होते हैं। 70S का मतलब क्या है? ये S क्या है? इसको हम बोलते हैं सेवेडबर्ग यूनिट, SVEDBERG, सेवेडबर्ग यूनिट होती है। तो 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में 80S भी देखने को मिलते हैं। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके लिए जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 30S होती है, और जो बिगर सब यूनिट होती है वो 50S होती है। अब आपके दिमाग में आएगा ये 50 और 30 तो 80 होता है, मैम तो बेवकूफ़ बना रही है, 70S बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि जो लार्जर सब यूनिट होती है और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग होती है, ये थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी करती है ना। इस तरीके से ये थोड़ा ओवरलैप भी करती है, इसलिए 50 + 30 = 70 बोलते हैं कि 50 जो है वो बिगर सब यूनिट है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S है। यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है आरएनए सब यूनिट और एक प्रोटीन। मैंने आपको बताया ना जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 60S आरएनए सब यूनिट और 21 प्रोटीन से मिलकर बनती है। इसमें कुल मिला के 1540 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए। लार्जर सब यूनिट जो होती है वो 5S आरएनए से मिलकर बनती है, ये 5S आरएनए से मिलकर बनती है और इसके अंदर 23S आरएनए सब यूनिट होती है और 31 प्रोटीन होते हैं। तो इन पार्ट से ही मिलकर बनती है लार्जर सब यूनिट, और स्मॉलर सब यूनिट इन पार्ट से मिलकर बनती है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।